नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। खबर ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। पीएम मोदी इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है। उन्होंने कहा कि लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर नाम बदला गया। भारतीय जनता पार्टी की आईटी और सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला का आयोजन आज लखनऊ में किया गया है। इसके लिए प्रदेश भर के आईटी और सोशल मीडिया टीम को बुलाया गया। चुनावी तैयारियों के तहत बीजेपी अपने हर विंग को ट्रेनिंग देकर सशक्त करने में जुटी है ताकि विपक्ष को हर मोर्चे पर मात दी जा सके। कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और सुनील बंसल सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर सोशल मीडिया टीम की रणनीति तय कर रहे हैं। इस दौरान आईटी और सोशल मीडिया के राष्ट्रीय प्रमुख अमित मालवीय भी कार्यशाला में मौजूद हैं। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और महिला बाल विकास पुरस्कार मंत्री स्वाति सिंह एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी पहुंची, जहां उन्होंने 3 दिवसीय आंगनबाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम समारोह का उद्घाटन किया। बेरोजगारी, तेल की बढ़ती कीमत, किसान कानून और अन्य कई मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने केंद्र और योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ साइकिल यात्रा निकाली। यात्रा का आगाज छोटे लाहिया के नाम से विख्यात पूर्व केंद्रीय मंत्री और ब्राह्मण नेता स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती पर हुआ। उत्तर प्रदेश की सत्ता में फिर से वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी मिशन मोड पर है और यह लगातार जारी भी है। संज्ञात्मक क्षेत्रों की समीक्षा कर रहे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फिर उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। 7 अगस्त को वे सभी 403 विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक कर ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे, जबकि 8 अगस्त को आगरा के ब्रज क्षेत्र की समीक्षा बैठक भी जेपी नड्डा करेंगे। जेपी नड्डा अपने दौरे के दौरान नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के साथ संवाद करेंगे। इसमें वह क्षेत्र की नब्ज टटोल कर तैयारियों का जायजा लेंगे, साथ ही प्रभारियों से एक सीट की रिपोर्ट लेंगे। उसी के आधार पर संगठन आगे की रणनीति पर काम करेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। मायावती ने कहा कि प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी की सफलता के बाद समाजवादी पार्टी को अब जनेश्वर मिश्र और भाजपा सरकार द्वारा सताए हुए उनके समाज की याद आ रही है। यह सब उनकी रणनीतिक स्वार्थ और सस्ती लोकप्रियता के लिए नाटकबाजी नहीं तो और क्या है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि जनेश्वर मिश्र की जयंती पर उनको हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। इसके साथ ही कहा कि जनेश्वर मिश्र के नाम पर लखनऊ में जो पार्क है उसे बसपा सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर बनाया, लेकिन सपा सरकार ने जातिवादी सोच और द्वेष के कारण इसका नाम भी नए जिलों आदि की तरह बदल दिया गया। ऐसा सम्मान है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पहली बार हर ग्राम पंचायत में 2 जन सेवा केंद्र स्थापित कर रही है। 16 नवंबर 2020 से शुरू की गई CST 3.0 योजना में अब तक प्रदेश में 1,52,830 जन सेवा केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इन केंद्रों को डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भीम ऐप से जोड़ा गया है। इस ऐप से अब गांव के लोगों को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब दूर नहीं जाना होगा, बल्कि गांव में ही जन सेवा केंद्र पर ये सारे दस्तावेज बन जाएंगे। सरकार ने प्रमाण पत्र बनाए जाने का शुल्क प्रति आवेदन 30 रुपए निर्धारित कर दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने केंद्र सरकार की ओर से देश भर में शुरू किए गए अन्न महोत्सव को लेकर तंज कसा है। रायबरेली में उन्होंने कहा कि लोगों को भीख मंगवाने के लिए 5-5 किलो अनाज दिया जा रहा है। राम गोविंद चौधरी ने यह भी कहा कि बीजेपी केवल प्रचार की सरकार बन चुकी है, लोगों की काम की सरकार नहीं रही। समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंत की शुरुआत है। उन्होंने सरकार की तरफ से लगाई जा रही मुफ्त वैक्सीन को लेकर कहा कि आधे लोगों ने जब खरीद के कोरोना की वैक्सीन लगवा ली तो बीजेपी कह रही है कि फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं।
ओबीसी जनगणना कराने की मांग को लेकर मायावती ने ट्वीट कर दिया है। देश में ओबीसी समाज की अलग से जनगणना कराने की मांग बीएसपी शुरू की लगातार वो करती रही है। तभी बीएसपी की यही मांग है और इस मामले में केंद्र की सरकार अगर कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो फिर बीएसपी इसका संसद के अंदर और बाहर भी जरूर समर्थन करेगी। यूपी में कोरोना संक्रमण का कहर खत्म होने की ओर है। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या साथ ही मृत्यु दर में भी भारी कमी आई। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 34 नए मामले सामने आए, जबकि 50 संक्रमित मरीज ठीक होकर घर गए। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 3 संक्रमित मरीजों की मौत हुई। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 659 हो गई है। वहीं कोरोना वायरस के 3,43,000 टीके लगवाए गए। प्रदेश में अब तक कुल 5,41,43,250 टीके लगाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि 9 जिलों में एक भी मामला सामने नहीं आया। 19 जिलों में केवल सिंगल डिजिट के कोरोना के नए मामले पाए गए। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 6 नए मरीज राजधानी लखनऊ से सामने आए। वहीं वाराणसी में 6, कानपुर में 2, गोरखपुर में 3 और प्रयागराज में 1 मामला सामने आया। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में ओबीसी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों की अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार से मुलाकात हुई। इस दौरान अपर मुख्य सचिव से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए हाईकोर्ट के सभी पिछले ऑर्डर पर बात की गई। बता दें कि ओबीसी की इस भर्ती में 27% आरक्षण की जगह मात्र 3.86% आरक्षण दिया गया। वहीं अपर मुख्य सचिव को अभ्यर्थियों ने बताया कि 5,844 अभ्यर्थियों की ओवरलैपिंग नहीं कराई गई और इस भर्ती में करीब 15,000 सीटों का आरक्षण घोटाला किया गया। श्रावस्ती में अब मॉडिफाइड साइलेंसर मंगवाकर बाइक नहीं चला सकेंगे। दरअसल परिवहन विभाग की मोटरयान नियमावली के तहत कड़ी कार्रवाई करेगा, जिसमें वाहन चालकों के साथ ही इसे लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बांदा में अतर्रा थाना क्षेत्र के खमौरा गांव में ट्रामा सेंटर के डॉक्टर की लापरवाही की वजह सामने आई है और लापरवाही का मामला ये है, डॉक्टर मासूम बच्चे का डायरिया का इलाज कर रहे थे, जबकि बच्चे को बिच्छू ने डसा था, जिसके चलते बच्चे की मौत हो गई। जिसके बाद परिजन ने डॉक्टर पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। लखनऊ के डालीगंज में शहीद स्थल कैंडल मार्च निकाला गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालते हुए दिल्ली में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार की घटना का विरोध जताया है। बुलंदशहर में कोतवाली नरसीना क्षेत्र के एक गांव में 2 युवकों को बेरहमी से बेड से पीटते हुए होमगार्ड का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। वीडियो में होमगार्ड शर्ट उतारकर बेड से युवकों को पीटता दिखाई दे रहा है। हाथरस के सहपऊ कोतवाली क्षेत्र के नगला प्राण गांव में बंद कमरे के अंदर रखे बंद बक्से में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। वहीं बताया जा रहा कि महिला कई दिनों से लापता थी। लखनऊ के अलीगंज स्थित हनुमान मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले रफीक को अलीगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास पुलिस आरोपी रफीक के नाम युवक से पूछताछ कर रही है और लोगों की पता लगाने में जुटी हुई है। कुछ दिन पहले अलीगंज में स्थित हनुमान मंदिर के पास धमकी भरा पत्र मिलने के बाद मंदिर में कर्मी ने केस दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की जांच शुरू कर दी है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा। हालांकि अभी रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी नहीं घुसा, लेकिन गंगा का पानी संगम स्थित लेटे हुए हनुमान मंदिर में जरूर प्रवेश कर गया है। बाढ़ का पानी हनुमान मंदिर में दाखिल होते ही वहां के महंतों, पुजारियों और श्रद्धालुओं ने शंख और घंटे बजाकर गंगा मैया का स्वागत किया और गंगा मैया बजरंग बली के एक साथ दर्शन किए। मंदिर में गंगा का पानी आने के बाद श्रद्धालुओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और तमाम लोग घुटने भर पानी में चलकर हनुमान जी के दर्शन पूजन कर मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचे। मान्यताओं के मुताबिक जिस साल गंगा का पानी प्राचीन मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति तक पहुंचता है, उस साल प्रयागराज में कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती और हर तरफ शांति रहती है।
मेरठ के शहरी क्षेत्र में तमाम तरह के विकास कार्यों के लिए नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने टीसीएस यूनिवर्सिटी में 62 करोड़ से अधिक योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री ने जिले को जल्द स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का दावा किया। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव जीतने का लक्ष्य लेकर तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी की मुहिम को मुंगेरी लाल का सपना बताया गया। एसपी के निर्देशन में ललितपुर में नशा और अवैध शराब की रोकथाम को एक अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत हजारों लीटर कच्ची शराब की बरामदगी के साथ कई हजार लहन शराब को जब्त कर नष्ट किया गया। हालांकि शराब माफिया पुलिस के आने के पहले ही मौके से भागने में सफल रहे, एक भी गिरफ्तार नहीं हो सके। चित्रकूट के मणिपुर तहसील में वैक्सीन लगवाने के बाद युवक की मौत हो गई। वहीं परिजनों का कहना है कि 2 दिन पहले युवक ने कोरोना वैक्सीन लगवाई थी, जिसके बाद बुखार आने पर कोविड टोल फ्री नंबर में मदद न मिलने के कारण मौत हो गई। वहीं परिजनों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 76 पर शव रखकर जाम लगाया। मैनपुरी में एक लेखपाल का घूस लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लेखपाल पीड़ित से रुपए लेते हुए साफ साफ दिखाई दे रहा। वीडियो वायरल होते ही तहसील पर हड़कंप मच गया। वहीं मामले को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आते ही लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया। लखनऊ के तहसीलगंज के बेबी मार्टिन स्कूल के प्रिंसिपल और स्टूडेंट के बीच हाई स्कूल में मार्च को लेकर विवाद हो गया। स्कूल में स्टूडेंट के पूछने पर मैनेजर ने उन्हें गाली देकर भगा दिया था। वहीं स्कूल प्रशासन पर छात्र छात्राओं ने 11वीं कक्षा में एडमिशन न लेने पर मार्क्स कम करने का आरोप लगाया है। आगरा के थाना सैया में झोलाछाप डॉक्टर ने एक गर्भवती महिला की जान ले ली। दरअसल डॉक्टरों की घोर लापरवाही के कारण महिला की ब्लीडिंग शुरू हो गई, जिसके बाद पीड़िता की ज्यादा हालत बिगड़ने और हॉस्पिटल में योग्य डॉक्टर न होने के कारण महिला की मौत हो गई। अमेठी में 2 बाइक सवार युवकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने एम्बुलेंस से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। इटावा कलेक्ट्रेट परिसर में वकीलों के बैठने के स्थान के बीच गैलरी में एक व्यक्ति ने हवाई फायरिंग कर दी। घटना के संबंध में सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पहचान कर व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोक दल के जिलाध्यक्ष प्रभात तोमर के नेतृत्व में रालोद पदाधिकारी और किसानों ने गन्ना अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। इस बीच जिला गन्ना अधिकारी और किसानों के बीच जमकर नोक-झोंक भी हुई। सहारनपुर के मिर्जापुर इलाके की एक निजी यूनिवर्सिटी में तेंदुए के 2 बच्चे घूमते हुए दिखाई दिए, जिससे कि यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन ने वन विभाग को तेंदुआ पकड़ने के लिए सूचना दी। हरदोई में एक सिरफिरे युवक ने अपने सगे भाई और भांजे की सर कुचलकर हत्या कर दी। सनसनीखेज वारदात की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस और एसपी अजय कुमार मौके पर पहुंचे और पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। सीतापुर में बीती रात होटल संचालक को गोली मारने का मामला सामने आया। दबंग ने रोटी के पैसे को लेकर संचालक को गोली मार दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दबंग आरोपी को अरेस्ट कर लिया और जिला अस्पताल में आरोपी को भर्ती कराया गया। चंदौली में एक दबंग ने पुलिस के सामने दलित के झोपड़े में आग लगा दी। आग लगते ही झोपड़ी जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो रहा है। बाराबंकी के मघनापुर गांव में एक ट्रक चालक का शव पेड़ पर फांसी की फंदे से लटका हुआ मिला। दरअसल घटना की जानकारी होते ही गांव में हड़कंप का माहौल बन गया और देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। लखनऊ में देर रात 11 बजे लोहिया संस्थान का सर्वर ठप पड़ा हुआ था, जिससे कि लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा था। न ही कोविड रिपोर्ट मिल रही थी और न ही मरीज को भर्ती कर पा रहे थे। सिद्धार्थनगर के खोनिया गांव ब्लॉक के विद्यालय की महिला शिक्षा मित्र ने शिक्षक को दौड़ा कर पीटा, जिसका वीडियो वायरल होने पर बीएसए राजेंद्र सिंह ने बीआईओ को जांच की रिपोर्ट सौंपी है। वहीं विद्यालय पर प्रधानाध्यापक मनोज कुमार के अलावा सहायक अध्यापक तेजपाल और शिक्षा मित्र पूनम की तैनाती रही। वहीं बीएसए ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
लखनऊ में ठाकुरगंज के शीश महल में ससुराल वालों ने महिला को जमकर पीटा, जिससे कि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं महिला और महिला के परिवार वालों की थाने पहुंचने पर भी सुनवाई नहीं हुई। फतेहपुर के खखरेरू थाना क्षेत्र के ससुर खरेदी नदी का जलस्तर बढ़ने से रास्ता बंद हो गया, जिससे कि बसों की आवागमन भी ठप पर पड़ा रहा। ग्रामीण बोट के सहारे नदी पार करने को मजबूर हो रहे हैं। उन्नाव के दही थाना क्षेत्र में खराब खड़े ट्रक के पीछे से डीसीएम भिड़ गया, जिससे कि डीसीएम चालक और क्लीनर को गंभीर चोटें आई। वहीं खराब ट्रक से सही कर रहे दोनों मैकेनिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए भेजा और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत बच्चों के लिए अधिक खतरनाक है, ये अनुमान लगाया जा रहा है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां कर ली है। फतेहपुर जिला अस्पताल में 100 बेड और सीएचसी स्तर पर 40 बेड और सीआईसीयू वार्ड तैयार किया गया है, जहां प्रभावित होने पर बच्चों का इलाज किया जाएगा। आगरा में 10,000 जिला परिषदीय स्कूलों की शिक्षकों का वेतन रोका गया। वहीं बता दें कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट न देने पर वेतन रोक दिया गया, जिसके आदेश में बीएससी आगरा के खंड विकास अधिकारियों ने दिया है। आगरा में सुशील नगर देसी के ठेके के पास देसी शराब पाकर झूमते हुए शराबियों की जबरदस्त मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। दोनों शराबी एक दूसरे को जमीन पर पटखनी लगा रहे हैं, वहीं एक दूसरे को पीटते पीटते शराबी नाली में जा घुसे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी विधानसभा भवन पहुंचे। सीएम ने अपने कार्यालय में पूजा पाठ और हवन के साथ विधिवत काम संभाला। बता दें कि 23 अगस्त से विधानसभा मानसून सत्र का आगाज हो रहा है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य गुरुवार को हरिद्वार दौरे पर रहीं। हरिद्वार दौरे के दौरान राज्यपाल ने शांतिकुंज पहुंचकर वहां के प्रमुख डॉक्टर प्रणब पांड्या से मुलाकात की और इसके बाद हरिद्वार के अन्य साधु संतों से मिलकर आशीर्वाद लिया। राज्यपाल ने कनखल स्थित श्री दशेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की। राज्यपाल ने कहा कि दशेश्वर महादेव मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, भगवान शिव की ससुराल कहा जाता है। ससुराल में भगवान शिव का भव्य स्वागत किया जाता है, इसलिए राज्यपाल होने के नाते भगवान शिव का स्वागत करने आई है। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के उपवेशनों की तिथियां जारी कर दी गई है। बता दें कि विधानसभा का मानसून सत्र 23 अगस्त से शुरू होने वाला है। 23 अगस्त को सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। पहले दिन सदन के पटल पर अध्यादेश रखे जाएंगे और 27 अगस्त को सत्र का समापन होगा। ओलंपिक के सेमीफाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम की हार पर खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर के बाहर पटाखे फोड़ने पर विवाद हो गया। वंदना के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ बताया जाता है। वंदना के भाई ने इस संबंध में पुलिस को तहरीर दी, वहीं पुलिस छानबीन कर रही है। देवभूमि उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 24 नए मरीज मिले हैं। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 67 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या घटकर अब 533 पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में 24,352 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। उत्तराखंड में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,42,307 हो गई। इनमें से 3,28,371 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 60,366 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश मुख्यालय में कोरोना के खिलाफ भाजपा के देशव्यापी अभियान की शुरुआत हो गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को कोरोना के खिलाफ कैसे लड़ना है, इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं कार्यशाला का शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश, वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय ने दीप जलाकर किया है। बीजेपी के राष्ट्रव्यापी अभियान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों की मदद की। वहीं अब तीसरी लहर की भी संभावना जताई जा रही है, जिसकी देखते हुए बीजेपी ने राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में अचानक बिजली के ट्रांसफार्मर के पास
तारों में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बिजली विभाग को दी, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद मुखानी पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बिजली के अधिकारियों को फोन कर लाइन को बंद कराया गया। हल्द्वानी में पुलिस ने इंश्योरेंस के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने 3 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। वहीं तीनों साइबर ठग दिल्ली के रहने वाले हैं। हल्द्वानी थाने में 8 जुलाई 2021 को एक मामला दर्ज कराया गया था। उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में भी ठगी के कई केस सामने आ चुके हैं, जिनकी जानकारी हल्द्वानी पुलिस ले रही है। हल्द्वानी पुलिस ने इसके लिए तैयारी भी कर ली है। चलिए कुछ खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी इस बार भी चुनाव के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का आना जाना लगा हुआ है और एक बार फिर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। यूपी चुनाव सर पर है, इसलिए जनता को सराखों पर बिठाने की कवायद भी तेज हो गई है। लखनऊ वाले दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली वाले लखनऊ आ रहे हैं और इन सबके पीछे वजह एक ही है, वो है चुनाव। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी आए, यूपी के मुखिया सांसदों के साथ दिल्ली गए, फिर दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह यूपी आए। आने जाने का ये क्रम लगातार जारी है। इसी क्रम में एक बार फिर बीजेपी की राजनीति की बिसात बिछाने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 अगस्त को 2 दिवसीय यूपी दौरे पर आ रहे हैं। जेपी नड्डा अपने दौरे के दौरान नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों से संवाद करेंगे। इसके अलावा मिशन 2022 को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये पूरा कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस दौरान जेपी नड्डा एसजीपीजीआई में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से भी मुलाकात कर सकते हैं। जेपी नड्डा का ये दौरा बीजेपी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी आने वाले दिनों के लिए रणनीति पर लगातार मंथन कर रही है। आला कमान का आना जाना जारी है। पार्टी को निचले स्तर तक, गांव-गांव तक मजबूत करने के लिए ब्लॉक प्रमुखों से सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करने वाले हैं। बीजेपी सूबे में सत्ता बरकरार रखने के लिए लगातार विपक्षी दलों से लड़ाई के लिए रणनीति बना रही है। नड्डा लखनऊ में रहेंगे और कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में गहनता से पदाधिकारियों के साथ चर्चा भी होगी। लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ के बीच लगातार ट्रैफिक को ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, क्योंकि बीजेपी आगामी चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। मौजूदा समय की सरकार ये बात समझ चुकी है कि महिलाओं को सशक्त बनाकर ही एक सशक्त समाज बनाया जा सकता है। यही प्रमुख कारण है कि देश में विकास की गति को रफ्तार देने में महिलाओं की अहम भूमिका है। गाजियाबाद की मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को बखूबी धरातल पर उतारने का काम कर रही है। आखिर किस तरीके से काम चल रहा है, आप इस खास रिपोर्ट में देखें। महिलाओं में समाज को नई दिशा दिखाने और परिवर्तन लाने की क्षमता है। शायद यही वजह है कि देश में विकास की गति को रफ्तार देने में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिहाज से केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार मिशन शक्ति चला रही है। गाजियाबाद की मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को बखूबी धरातल पर उतारने का काम कर रही हैं।
अस्मिता लाल ने लगातार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराकर आर्थिक तौर पर मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया है। अस्मिता लाल ने रूट सेट संस्था के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड बनाने की ट्रेनिंग दिलाई, जिसके बाद स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड खुद बना रही हैं। इस ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड का नाम नीरा दिया गया है। जनपद गाजियाबाद में स्वयं सहायता समूह जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत कॉटन सैनिटरी इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक पैड्स का निर्माण किया गया है, जिनका नाम निरा दिया गया है, क्योंकि एक महिला अपने मेंस्ट्रुअल लाइफ में 200 किलो के आसपास वेस्ट जनरेट करते हैं, जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होता और वो उससे एनवायरनमेंट को काफ़ी क्षति पहुंचती है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का हमने आह्वान किया है। अस्मिता ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली स्वयं सहायता समूह से जुड़ी तकरीबन 3 दर्जन महिलाओं से ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड बनवाकर उन्हें रोजगार उपलब्ध करवा रही है। कहते हैं नारी नीर से निर्मल सहज स्वीकार ही नहीं है, अगर वो वेग बन जाए धरा पर धारा जमती है। यानी कि महिला अगर अपनी क्षमताओं को पहचान ले तो क्या नहीं कर सकती। गाजियाबाद से जनता टीवी के लिए हैदर और डेस्क से अमनप्रीत की रिपोर्ट।